हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता और वातावरण, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता, यानी कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। साथ ही आनुवंशिकता से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं और कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और वातावरण किसे कहते हैं, वातावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे और वातावरण संबंधी कारकों पर बात करेंगे। इसके अलावा वातावरण एवं वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है एक मनुष्य के विकास में, इसको भी समझेंगे। और वातावरण और वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व क्या है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। इसके अलावा वंशानुक्रम से संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी देख लेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर यदि हम आनुवंशिकता और वातावरण की बात करें तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति और पोषण। यहाँ पर प्रकृति से मतलब आनुवंशिकता होता है, मतलब जो हमारी प्रकृति होती है वो आनुवंशिकता होती है। मतलब जो हमें आनुवंशिक गुण मिलते हैं वो हमारी प्रकृति होती है, यानी कि वो हमारा नेचर होता है। और जो पोषण होता है वो हमारा वातावरण होता है, यानी कि किस तरीके का जो वातावरण है हमें मिला है, किस तरीके से पालन पोषण हमारा हुआ है, वो वातावरण होता है। तो प्रकृति और पोषण को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रकृति से क्या मतलब है। तो प्रकृति कहते हैं आनुवंशिकता को और पोषण कहते हैं वातावरण को। तो प्रकृति पोषण विवाद काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो आनुवंशिकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के विकास में, और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो वातावरण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति के विकास में। जैसे कि गाल्टन जो हैं ये वंशानुक्रम को महत्व देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जीवन पर उन्हीं गुणों का प्रभाव होता है जो उन्हें वंशानुक्रम से मिलते हैं। मतलब जो गाल्टन हैं इनका ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्हीं गुणों का प्रभाव रहता है जो उसे वंशानुक्रम से मिले हैं। जबकि जो वॉटसन होते हैं, तो वॉटसन का भी एक प्रसिद्ध कथन है, और ये कथन शायद सबको ही पता होगा कि वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उससे वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। तो वह कुछ भी कैसे बनाएंगे, यानी कि उस शिशु को वह जैसा वातावरण देंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो वॉटसन ने वातावरण को महत्व दिया है, जबकि गाल्टन ने वंशानुक्रम को महत्व दिया है। तो ये काफ़ी विवाद चलता रहता है, तो इसको भी हम समझेंगे कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर आनुवंशिकता को, कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करें आनुवंशिकता की, तो माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुण, यानी कि जो गुण हमें अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से मिलते हैं उसे ही मतलब आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे कि जो हमारी शारीरिक लंबाई होती है, या हमारा जो कलर होता है, बालों का रंग या आँखों का रंग, तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं, या अपने माता पिता से, या फिर वो गुण जो हमारे पूर्वजों के रहे होते हैं। उसके अलावा जो आनुवंशिकता होती है वो मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करती है। मतलब कुछ जो गुण हमें आनुवंशिक रूप से मिलते हैं वो ही हमारे व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करते हैं। तो ये आनुवंशिकता होती है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कुछ परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा यहाँ पर हमने ली है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। और ये परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वही आनुवंशिकता कहलाता है। तो जेम्स ड्रेवर ने भी कहा है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना, तो यही हमारी क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है।
और जो अगली परिभाषा है H.A. पैटरसन और वुडवर्थ की, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये वंशानुक्रम की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वंशानुक्रम के नियम। तो वंशानुक्रम के नियम: समानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे समानता का नियम। तो बात यदि हम समानता के नियम की बात करें तो समानता से मतलब होता है कि जो समान है, समान को जन्म देता है। जैसे कि एक मनुष्य है तो मनुष्य अपने समान ही अगली पीढ़ी को या अपने समान ही प्रजाति को जन्म देता है। तो ये होता है समानता का नियम। जैसे कि मनुष्य अपने जैसे ही समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसी तरीके से कोई जैसे गाय भैंस हो गया तो वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये होता है समानता का नियम। उसके बाद जो अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन से मतलब होता है कि जो संतानें हैं वो कभी कभी अपने माता पिता से विपरीत गुणों वाली भी हो जाती हैं। कभी कभी सामान्यतः ऐसा आपने देखा होगा कि हो सकता है माता पिता तीव्र बुद्धि के हों लेकिन जो बालक है वो मंद बुद्धि का हो जाए, या फिर जो माता पिता हैं वो कम बुद्धि के हों और जो बच्चा है वो तीव्र बुद्धि का निकल जाए। तो सामान्यतः कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बच्चे हैं या जो संतानें हैं वो अपनी माता पिता से विपरीत गुणों वाली भी हो जाती हैं। और विभिन्नता का नियम से मतलब होता है कि भले ही एक जो मनुष्य है वो अपने जैसे ही मनुष्य शिशु को जन्म देता है, किंतु उनमें जो है वो भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि कभी भी कोई दो व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं हो सकते पूरी तरीके से। मतलब उनमें पूरी तरीके से समानताएं कभी भी नहीं पाई जाएंगी, उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। तो ये होता है विभिन्नता का नियम। और आगे हम बात कर लेते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर हमने लिया है जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, जो कि दिया है गॉल्टन ने। और गॉल्टन ने बताया था कि जो संतानें होती हैं वो 1/2 गुण अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं और 1/4 अपने दादा दादी से और 1/8 परदादा परदादी से और 1/16 गुण हैं वो बाकी के पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा था गॉल्टन ने। और जिसे इन्होंने बताया था जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। मतलब 50% गुण अपने माता पिता से अर्जित करते हैं और उसके बाद इस क्रम में वो अपने पूर्वजों से गुण अर्जित करते हैं। और उसके बाद जो अगला सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जो कि दिया है बीजमैन ने। तो इन्होंने कहा था कि बीज कोष के माध्यम से अगली पीढ़ी में जो गुण होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं। तो ये बीजमैन ने दिया है। और उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत, और ये दिया है लैमार्क ने। तो लैमार्क ने एक प्रयोग किया था जिराफ पर, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इन्होंने जिराफ पर अध्ययन करके ये बताया था, मतलब ये सिद्धांत दिया था उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया था कि जो पहले जिराफ है उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, बल्कि उसकी गर्दन घोड़े जैसी होती थी। और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि नीचे का जो घास फूस है वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि जो जिराफ है वो शाकाहारी होता है, तो वो पेड़ों से पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बढ़ाता था। तो धीरे धीरे जो उसकी गर्दन है वो बड़ी होती चली गई, और वो जो मतलब उसकी जो गर्दन बड़ी होती चली गई वो गुण जीन के माध्यम से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने ये नियम दिया था कि उपार्जित गुणों के संचरण का नियम या विकासवाद का सिद्धांत, ये दिया है लैमार्क ने। इसको आप लोग याद रखेंगे। और अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जो कि दिया है डार्विन ने। तो डार्विन का कहना ये था कि जो मतलब जो प्रकृति में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है या प्रकृति में अपने आप को रहने के अनुकूल बना लेता है, सिर्फ वही जीवित रहता है। और इनके सिद्धांत को उत्तम जीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो अगला सिद्धांत है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, जो कि दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। हालांकि नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, तो मटर पर किया था। और इन्होंने मटर पर किस तरीके से प्रयोग किया था कि पहली बार इन्होंने छोटी और बड़ी मटर मिला करके बोया था, और बोने के बाद मतलब जो मटर उन्हें प्राप्त हुई थी वो सारी वर्ण संकर प्रजाति की थी। उसके बाद वर्ण संकर वाली मटर और विशुद्ध मटर लेकर के इन्होंने बोया, तो सारी जो मटर है वो शुद्ध मटर इनको प्राप्त होती है।
उसके बाद बार बार इन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो मटर होती है वो सारी शुद्ध मटर ही मिलती है। तब इन्होंने अपना इस तरीके से वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था, और ये दिया था किसने? मेंडल ने। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और अब आगे बात कर लेते हैं वातावरण की। तो बात अगर वातावरण की करें तो वातावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक आते हैं। मतलब एक मनुष्य के जीवन को तथा उसके व्यवहार को जो बाहरी रूप से प्रभावित करता है वही वातावरण कहलाता है। यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन के प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। ये परिभाषा है वुडवर्थ की। मतलब वुडवर्थ का कहना है कि वातावरण में वे सभी चीज़ें आती हैं जब एक मनुष्य जब अपने जीवन की शुरुआत करता है, तो जीवन के शुरुआत से ही जो चीज़ें उसको बाहरी रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद घर में जो चीज़ें देखता है, सुनता है, उसी के अकॉर्डिंग वह भी व्यवहार करता है। तो वह व्यवहार तभी करता है क्योंकि वह उनसे प्रभावित हो रहा है। तो एक मनुष्य जब से अपने जीवन की शुरुआत करता है, उसी टाइम से जो भी बाहरी तत्व उसे प्रभावित करते हैं वे सभी बाह्य तत्व वातावरण कहलाते हैं। ये कहा है वुडवर्थ ने। और अगली परिभाषा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इन्होंने भी मतलब बाहरी रूप से जो मनुष्य को प्रभावित करता है वही वातावरण कहलाता है, ये कहा है रॉस ने। और अगली परिभाषा, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ, ये कहा है वॉटसन ने। अब आगे देख लेते हैं वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण से संबंधित कुछ कारक होते हैं जैसे कि भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो बात अगर भौतिक कारक की करें तो भौतिक कारक में वे सभी कारक आते हैं जैसे कि भौगोलिक स्थिति हो गई या जलवायु वगैरह। तो जैसे कि भौगोलिक स्थिति की यदि हम बात करें तो जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको गर्मी लगती है। कोई भी व्यक्ति हो यदि काम करेगा तो उसको गर्मी लगेगी। तो ठंडे प्रदेशों के लोग जो होते हैं वो आसानी से काम कर लेते हैं और उन्हें चिड़चिड़ाहट नहीं होती। और वहीं जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं तो क्योंकि गर्मी की वजह से यदि काम करते हैं तो गर्मी लगती है तो चिड़चिड़ाहट भी होती, मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाते। साथ ही जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो उनका जो कलर होता है वो गोरा होता है। वहीं जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं उनका जो कलर है वो डार्क भी होता है। तो भौतिक कारक भी एक मनुष्य को प्रभावित करते हैं, मतलब इस तरीके से कि यदि ठंडे प्रदेशों के लोग हैं तो ज़्यादा वर्क करते हैं और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। वहीं जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं वो कम काम कर पाते हैं क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है, गर्म होने की वजह से, मतलब गर्म क्षेत्र होने की वजह से काम ज़्यादा नहीं हो पाता, तो डेवलप भी कम होता है। जैसा कि अगर आपने देखा, मतलब आपने सुना होगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। और उसका कारण भी यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा उस रीजन में पड़ता रहता है। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और लोगों का जो कलर है वो डार्क रहेगा और वहाँ के लोग कुछ कम ही काम कर पाते हैं ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा। तो मतलब जो भौगोलिक कारक हैं या जो जलवायु वगैरह है ये एक मनुष्य को प्रभावित करती है। अब हम बात करें सामाजिक कारक की, तो समाज भी हमें प्रभावित करता है कि किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब लोगों का जो व्यवहार है या किस तरीके के लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें एक मनुष्य को प्रभावित करती है। और आर्थिक कारक भी एक मनुष्य को प्रभावित करता है। आर्थिक से मतलब है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उस हिसाब से आपका जो पालन पोषण है या जो शिक्षा है वो आपको मिलती है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपका पालन पोषण भी बेहतर ढंग से नहीं हो पाता और जो एजुकेशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं एक मनुष्य को। और सांस्कृतिक कारक यानी कि हमारे जो कल्चर हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें एक मनुष्य के विकास में या एक मनुष्य को प्रभावित करती हैं। तो ये तो हो गए वातावरण के कारक। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बालक विकास पर, मतलब बालक के विकास पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है। तो शारीरिक लक्षणों पर, चरित्र पर प्रभाव, सामाजिक विकास पर, मानसिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है।
व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही विभिन्न योग्यताओं के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम बात करें शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो अभी हमने बताया ही था कि ठंडे प्रदेशों के लोग कैसे होते हैं और गर्म प्रदेशों के लोग कैसे होते हैं। तो ये शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप गर्म प्रदेश को छोड़ करके कई टाइम तक ठंडे प्रदेशों में रहने लगते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो अगली पीढ़ी होगी वहाँ पर शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाएगा। तो शारीरिक लक्षणों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का तो पड़ता ही है, क्योंकि वंशानुक्रम से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं अपने पूर्वजों से, वैसे ही हमारे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि माता पिता की यदि हाइट कम है तो हमारी भी हाइट कम होगी, यदि उनकी हाइट ज़्यादा है तो हमारी भी हाइट ज़्यादा होगी। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है और वंशानुक्रम का भी पड़ता है। मतलब चारित्रिक गुण हमारे पूर्वजों के जैसे होते हैं वैसे ही हमारे भी होते हैं। साथ ही चरित्र पर हमारे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब भले ही पूर्वजों के हिसाब से हमें गुण मिले हों, बट वातावरण के प्रभाव में आकर के वो परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, दोनों का ही पड़ता है, वातावरण का भी और वंशानुक्रम का भी। सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मतलब किस तरीके के समाज में आप रहते हैं। और वंशानुक्रम से मतलब है कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव आपके सामाजिक विकास पर पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। मानसिक विकास पर भी पड़ता है, साथ ही संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व पर और विभिन्न योग्यताओं के विकास पर। यानी कि इन सभी चीज़ों पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब आगे बात कर लेते हैं बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की दूसरे की। और ये कथन है मैकाइवर एवं पेज का। मतलब इनका कहना है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। यानी कि किसी भी बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है या संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो जो कुछ भी है वो दोनों का ही परिणाम होता है। क्योंकि किसी भी परिणाम के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है जितने की दूसरे की। मतलब यदि एक चीज़ आपने सुनी होगी कि यदि बीज अच्छा है और फिर उसे उर्वर भूमि या खाद पानी अच्छा ना मिले तो फिर वो बीज किसी काम का नहीं है। यानी कि प्राकृतिक रूप से या कह सकते हैं कि आनुवंशिक रूप से यदि वह अच्छा भी है तो उसे यदि वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो फिर वह विकसित नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है कि जो मैकाइवर एवं पेज हैं, इनका ये कहना है कि किसी भी परिणाम के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को बेहतर ढंग से विकसित होने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। मतलब उसका वंशानुक्रम भी अच्छा होना चाहिए और वंशानुक्रम अच्छा होने के साथ साथ फिर उसे उसी के अकॉर्डिंग वातावरण भी मिलना चाहिए। तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। यानी कि हम किसी एक को इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते। जैसा कि जो गॉल्टन है वो वंशानुक्रम को महत्व देते हैं और जो वॉटसन है वो वातावरण को। तो हम किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, मतलब वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अपृथकता से मतलब है कि हम इसको अलग नहीं कर सकते, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और वंशानुक्रम व वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव, यानी कि परस्पर आपस में अंतः संबंधित हैं इस तरीके से कि उनको अलग नहीं कर सकते। और वातावरण और वंशानुक्रम का समान महत्व, तो समान महत्व से मतलब है कि न एक कम न दूसरा ज़्यादा, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा वंशानुक्रम है वो कितने % इम्पोर्टेंट है और जो वातावरण है वो कितने % इम्पोर्टेंट है। मतलब हम यहाँ पर अंतर नहीं कर सकते, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हो गया वंशानुक्रम और वातावरण। जो विवाद चलता रहता है प्रकृति और पोषण पर, तो वो इसी चीज़ का विवाद है। बट यहाँ पर जो एक निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि कोई एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर हम कुछ MCQs देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो केवल आनुवंशिकता का हम नहीं मानेंगे। पालन पोषण से मतलब होता है वातावरण, तो सिर्फ वातावरण भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। यानी कि
जो मानव का व्यक्तित्व है ये किसका परिणाम होता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास केंद्र से छोरों तक होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है ये क्या कहता है। तो विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है, ये बात तो सही है, बट यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत पूछा गया है, तो शीर्षगामी सिद्धांत ये बात नहीं कहता, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सारी जो विकास है वो पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और विकास सिर से पैर की ओर होता है या फिर छोरों से केंद्र की ओर। तो क्योंकि जो विकास है वो केंद्र से छोरों की तरफ होता है, तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जो सी ऑप्शन है यानी कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ये कहलाता है शीर्षगामी सिद्धांत। यानी कि किसी बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है और फिर बाद में जो विकास है मतलब सिर से पैर की तरफ आता है, तो बाद में बच्चा बैठना सीखता है और फिर सबसे बाद में बच्चा एक चलना सीखता है। यानी कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो इसको भी हमने अच्छे से समझा दिया है कि प्रकृति से मतलब होता है आनुवंशिकता से। तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो वातावरण जो है वो प्रकृति नहीं होता है, प्रकृति क्योंकि आनुवंशिकता को कहते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है पहला वाला ही सही हो जाएगा, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, क्योंकि प्रकृति से मतलब होता है आनुवंशिकता और पोषण से संबंधित होता है वातावरण। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्व ये होता है कि सबसे पहले तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये बालक के विकास तथा शिक्षा को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं, यानी कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे अगर बात करें तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास, तो उस पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा पर कैसे पड़ता है, क्योंकि यदि हमारा शारीरिक विकास अच्छा है, यानी कि हम शारीरिक रूप से अच्छे हैं, और हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, संवेग भी अच्छे होने चाहिए, और जो हमारा सामाजिक विकास है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये कब अच्छा होगा, यानी कि हमें सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और शारीरिक विकास, यानी कि यदि आप शारीरिक रूप से अच्छे होंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी और आपके संवेग भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इन सभी को आनुवंशिकता और वातावरण प्रभावित करता है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो एक जो बालक है वो अच्छे से शिक्षित भी होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि जो एक बालक होता है उसका वातावरण या उसका वंशानुक्रम कैसा है, मतलब जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, या वातावरण से मतलब है कि वो किस तरीके के परिवेश से आया है। तो एक बच्चे को समझने की ज़रूरत है। जब आप बच्चे को समझ लेते हैं फिर उसके हिसाब से उसको शिक्षा देते हैं, ताकि एक बच्चे को कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है और हमें बच्चे को ध्यान में रख करके ही उसे पढ़ाना है। इसके अलावा आनुवंशिकी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकें एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक जो शिक्षक होता है वो भी बच्चों के अनुरूप वातावरण बच्चों को उपलब्ध करवाता है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करवाई जा सके। अब आगे देख लेते हैं वंशानुक्रम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो बच्चे के जो लिंग का निर्धारण है वो पिता से होता है,
और पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग सूत्र कहते हैं। इसके अलावा जो गुणों के वाहक हैं वो जीन्स होते हैं, मतलब जो आनुवंशिक गुण हमें मिलते हैं अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से, वो जीन्स के माध्यम से होते हैं। और माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, ये याद रखना। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा पिता द्वारा एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करने से बालक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक बीमारी है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से इसको हमने ले लिया है। तो इसे राजघराने की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है और आमतौर पर पुरुषों में होती है। और ये जो होती है ये किस वजह से होती है, जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है उसकी कमी के कारण होती है। और जो रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है तो वो होती है थ्राम्बिन या प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है और ये जिस भी व्यक्ति को हो जाती है तो वह लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। उसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पर आपको लोगों को और बता दें, जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है वो होती है प्रोथ्राम्बिन या थ्राम्बिन भी उसी को कहते हैं। और विटामिन की यदि बात करें तो विटामिन के होती है। तो दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको आनुवंशिकता और वातावरण अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही ये जो विवाद चलता रहता है ये भी समझ में आ गया होगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, नोट्स भी बना लेना। साथ ही इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।